हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा वन पीस की। यहाँ पर काफी सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, बहुत से लोगों ने इसका एनिमे भी फॉलो किया होगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिरी तक देखिएगा। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी शुरू होती है जब वर्ल्ड गवर्नमेंट पूरी दुनिया के सामने मशहूर पायरेट किंग गोल्डन रोजर का एग्जीक्यूशन करते हैं। लेकिन मरते वक्त गोल्डी रोजर सबको बताता है कि दौलत, शोहरत और सब कुछ दुनिया जो मुझे दे सकती थी वो सब कुछ मैंने पा लिया है और वो सब मैंने ग्रैंडलैंड में छुपा दिया है और वो नायाब वन पीस भी छुपा दिया है। तो जाओ ढूंढो उसे, आजाद हो जाओ, निकलो अपने सफर पे। और ऐसे ही हंसते हंसते उससे मार दिया जाता है। अब 23 साल बाद हम देखते हैं कि समुद्र के बीच एक लड़का अपनी छोटी सी नाव लेकर पायरेट किंग करने की बातें कर रहा है एक पंछी से, और इसका नाम है मंकी दी लूफी। अब उसकी नाव में छेद हो जाता है और नाव डूबने लगती है। अब वो एक ड्रम जैसी चीज में बैठकर तैरते तैरते एक जहाज पर पहुंच जाता है जिसकी कैप्टन थी अलविदा। वो भी एक पायरेट थी जिसने अभी अभी एक पूरे जहाज पर कब्जा किया था और वो उसके नाविक से एक पायरेट हंटर के बारे में पूछ रही थी और उसके लिस्ट में मेरा नाम तो होना ही चाहिए और वो भी सबसे ऊपर। लेकिन वो नाविक कहता है कि तुम्हारा नाम तो उसमें था ही नहीं। और इतना सुनते ही अलविदा उसे मार देती है और अपने गुलाम कोबी से उसका खून साफ करवाती है। अब जब रात में सब सो रहे थे तो वहाँ पर लूफी निकलता है और वो कोबी से मिलता है। कोबी उसकी भागने में मदद करता है, लेकिन लूफी की बेवकूफी से सबको पता चल जाता है और अलविदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो लूफी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन लूफी उसको अपनी दमदम पिस्तौल से उठाकर फेंक देता है और जहाज पर सब लोग उससे डरने लगते हैं और लूफी और कोबी वहाँ से कुछ खाना और नाव लेकर चले जाते हैं। अब इस नाव पर कोबी बताता है कि मेरा एक सपना है कि मैं मरीन का सच्चा सोल्जर बनना चाहता हूँ, और वहीं लूफी भी बताता है कि मैं एक पायरेट किंग बनना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं कि सक्सेस आयरलैंड पर रोरोनोआ जोरो रेड हेयर वाले एक आदमी से लड़ रहा था और वो उससे बीच में से काटकर अपने साथ उसे बोरे में भरकर ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नामी को जो एक चोर है। अब उसे जब एक अच्छा जहाज दिखता है तो वो उन दोनों के सामने नाटक करती है कि हम पर एक हमला हुआ था और सिर्फ मैं ही बची हूँ। और नामी एक बक्से को छुपा रही थी और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उस बक्से में काफी ज्यादा माल होगा, यानी कि ट्रेजर होगा। तो वो उस नाव पर आकर उस बक्से को खोलते हैं, लेकिन जब तक वो बक्से को खोलते हैं तब तक नामी उन दोनों का जहाज लेकर निकल जाती है। अब हम देखते हैं सेल्स टाउन, जो मरीन का ही एक अड्डा है जहाँ कोबी और लूसी भी आए हैं और वो दोनों एक दीवार पर कई सारे वांटेड पायरेट्स के पोस्टर्स देख रहे थे। उसके बाद वो दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर जोरो शराब पी रहा था। अब नामी वहाँ पर आती है और एक सोल्जर से फ्लर्ट करने लगती है। तभी जोरो के पास एक छोटी बच्ची खाना लेकर आती है, लेकिन वहीं पर मरीन का कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन का बेटा भी आता है और उस बच्ची को डराने धमकाने लगता है और अकेला जोरो उन सबसे भिड़ जाता है और वो सोल्जर्स और उसके साथियों को मार मार के बेहोश कर देता है। और तभी नामी जिससे फ्लर्ट कर रही थी उस सोल्जर की वर्दी चुरा लेती है और ये सब देखकर लूफी को बड़ा अच्छा लगता है। उसे अपने क्रू में अब जोरो चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कोबी थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि उसको लगता है कि सोल्जर्स को लोगों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन ये सब तो यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। और तभी हम देखते हैं कि जोरो उस सोल्जर को लेकर उसके पिता एक्स हैंड मॉर्गन के पास जाता है, पर वो कहता है कि तुमने बार में वॉयलेंस किया है और मरीन सोल्जर्स को भी मारा है और अगर इस रेड हेयर वाले आदमी को मारने का इनाम चाहिए तो तुम्हें 7 दिन तक भूखे प्यासे हमारी कैद में रहना होगा। तो जोरो कहता है कि ठीक है, 7 दिन में मैं अपनी नींद भी पूरी कर लूंगा और तब तक तुम मुझे कैद रखो। अब हम देखते हैं कि जोरो प्रिजन में अकेला लटका हुआ है और तब उसके बाद वहाँ पे लूफी आता है और वो जोरो को अपने क्रू में शामिल होने का ऑफर देता है। अब जोरो दोस्त से मना कर देता है, लेकिन उसके बाद भी लूफी वहाँ पर जोरो की रस्सियाँ खोल देता है। उसके बाद वो कैप्टन मॉर्गन के ऑफिस जाता है उस ग्रैंड लाइन का नक्शा लेने के लिए, जहाँ पर उसे नामी मिलती है। वो दोनों बड़ी चालाकी के साथ कैप्टन एक्सन की ऑफिस में पहुँच जाते हैं, लेकिन जिस तिजोरी में नक्शा था वो खुल नहीं रही थी। तब तक वहाँ पे कैप्टन मॉर्गन भी आ जाता है, तो लूफी उस तिजोरी को उखाड़ने के चक्कर में नामी को लेकर वहाँ से सीधा नीचे ही गिर जाता है। अब वहाँ पे उन दोनों की काफी सोल्जर्स के साथ लड़ाई होने लगती है और तभी जोरो भी वहाँ पे आ जाता है और अपनी तलवार निकाल कर उन सभी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट करने लगता है। अब कैप्टन मॉर्गन भी लड़ाई में आता है और कहता है कि मैंने अकेले ही ब्लैक कैट पायरेट को हराया है और हजारों तरकीबों वाले कैप्टन क्यूरो को भी पकड़ा था। अब यहाँ पर उन सब के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट होने लगती है। नामी सोल्जर से लड़ने लगती है तो लूफी और जोरो मॉर्गन से लड़ने लगते हैं। वैसे तो मॉर्गन उन पे भारी
भारी पड़ता है, लेकिन लूफी और ज़ोरो दोनों साथ मिलकर उसे हरा देते हैं। अब तीनों ग्रैंड लाइन का नक्शा लेते हैं और एक नाव लेकर जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर कोबी कहता है कि अब मुझे मरीन सोल्जर बनने का सपना पूरा करना है, तो तुम अपने सफर पे जाओ और मैं अपने सफर पर जाता हूँ। अब यहाँ पर लूफी और कोबी अलग हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मरीन शिप में वॉइस एडमिरल गैप को एक कॉल आता है कि सेल्स टाउन में कुछ पायरेट्स आए थे और उन्होंने ग्रैंड लैंड का नक्शा चुरा लिया है और उनका नाम है स्ट्रॉ हेड पायरेट्स। और ये सुनकर वो अपना जहाज सेल्स टाउन की ओर मोड़ देता है और अब हमें दिखाया जाता है कैप्टन बगी द क्लाउन। तो अब हम देखते हैं शैंक्स और लूफी की इम्पोर्टेंट बैक स्टोरी को। तो 10 साल पहले लूफी फन मिल विलेज में रहता था, जहाँ पर शैंक्स अपना समुद्र सफर करने के बाद आराम करने के लिए आता है और इस बार तो वो कई सारा खजाना लेकर आया है और साथ में एक डेविल फ्रूट लेकर आया है जो कि एक बक्से में बंद है। तो हर बार की तरह यहाँ पर भी लूफी जिद करता है कि मुझे भी अपने साथ समुद्री सफर पर ले जाओ, लेकिन शैंक्स मना कर देता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो और मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो वो गुस्सा होकर शैंक्स के खजाने के पास जाकर बैठ जाता है और उसे वहाँ पर गम गम डेविल फ्रूट मिलता है और लूफी उसे सिंपल फल समझकर खा लेता है और उस डेविल फ्रूट खाने वाले को एक जबरदस्त पावर मिल जाती है, लेकिन वो समुद्र में तैर नहीं सकता। और फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग शैंक्स का अपमान करके वहाँ से चले जाते हैं और लूफी ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि शैंक्स तुम नामर्द हो, तुम पलटकर जवाब भी नहीं दे सकते। और लूफी उन लोगों से पंगा ले लेता है। अब शैंक्स लूफी को बचाने के लिए उनकी टीम को मारता है, लेकिन जो उसका कैप्टन था वो लूफी को लेकर समुद्र में भाग जाता है और तभी वहाँ पर सी किंग आता है और उस कैप्टन को मार देता है। जैसे ही वो लूफी को मारने आता वहाँ पर शैंक्स आ जाता है और वो अपनी हॉकी पावर का यूज करके सी किंग को भगा देता है और इस फाइट में वो अपना एक हाथ गवा देता है। तो लूफी समझ जाता है कि वो अभी तैयार नहीं है। उसके बाद वो शैंक्स को वादा करता है कि एक दिन मेरा भी क्रू होगा और मैं तुम सबसे आगे निकल जाऊंगा और समुद्र का पायरेट किंग कहलाऊंगा। और शैंक्स उससे अपना हैट निकाल कर देता है और कहता है कि जब तुम नाम कमा लोगे तब मुझे ये तुम लौटा देना। उसके बाद शैंक्स और उसकी टीम ग्रैंड लैंड के सफर पर निकल जाती है। अब प्रेजेंट का दिन आता है जहाँ पर लूफी, नामी और ज़ोरो साथ में सफर करते हैं और तभी वहाँ पे रेड कलर का धुआं आ जाता है और सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। और जब वो लोग होश में आते हैं तो वो देखते हैं कि वो लोग कैप्टन बगी के कब्जे में हैं और कैप्टन बगी के डर से जो भी वहाँ के गांव वाले लोग थे वो सब उसका कहना मानते थे। अब कैप्टन बगी लूफी से नक्शा मांगता है पर वो नहीं देता, तो नामी कैप्टन बगी को उल्लू बनाकर वहाँ से भाग जाती है और बाहर जाकर देखती है कि उसने तो पूरा गाँव ही तबाह कर दिया था और गाँव वालों को यूज कर रहा था। अब नामी को पकड़ लिया जाता है और उसके बाद उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और ज़ोरो को एक चक्री पे लटका के बांध दिया जाता है। लूफी को एक ग्लास में बंद करके अंदर समुद्र का पानी छोड़ दिया जाता है। लूफी अब धीरे धीरे डूबने लगता है। अब दूसरी तरफ काबजी नाम का एक बंदा ज़ोरो के पास आता है और कहता है कि गोवा आइलैंड पर तुमने मेरे भाई को मार दिया था और इसका बदला लेने के लिए अब वो ज़ोरो की चक्री घुमाने लगता है जिस पर वो बंधा था। और तब तक नामी वहाँ अपनी पिन से पिंजरे का ताला तोड़ देती है और ज़ोरो को छुड़ाकर उसका बाजी को ठिकाने लगा देती है। उसके बाद वो लोग जाकर लूफी को बचाते हैं और अब वो तीनों बगी को मारने का बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे नहीं मार पाते क्योंकि कैप्टन बगी ने चॉप चॉप डेविल फ्रूट खाया है, जिससे उसके शरीर का हर एक कटा हुआ हिस्सा फिर से जुड़ जाता है। उसके बाद वो तीनों अपना दिमाग लगाते हैं और उसके सिर और जूते वाले हिस्सों को छोड़कर सभी हिस्सों को बक्से में बंद कर लेते हैं और लूफी अपने गम गम बजूका से उसको कहीं दूर फेंक देता है और वो उन सभी गाँव वालों को आजाद करके अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी तरफ सेल्स आइलैंड पर वॉइस एडमिरल गाप को कोबी से इन सभी बातों का पता चलता है, तो वो मॉर्गन को बंदी बना लेते हैं और सीधा स्ट्रॉ हेड पायरेट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब नामी किसी से अकेले कॉल पर बात करती है कि ग्रैंड लैंड का नक्शा अब मेरे पास है। अब नाव पर एक छोटा सा छेद हो जाता है, तो वो लोग बड़ी नाव लेने के लिए सबसे नजदीकी आइलैंड पर जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात उसोप से होती है। उसोप बचपन से ही वहाँ के गाँव वाले लोगों को पायरेट्स आ रहे हैं बोलकर परेशान करता था, तो सभी गाँव वाले लोग अब उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करते थे। उस आइलैंड की सबसे अमीर लड़की थी काया, जिसके पेरेंट्स मर चुके थे और उसकी देखभाल करता था क्लोडोर। अब ओसोप छुप छुप कर काया से मिलता था और अपनी झूठी एडवेंचर वाली कहानियां सुनाता था। वैसे तो काया बीमार रहती थी, लेकिन ये सब स्टोरी सुनकर उसे अच्छा लगता था। काया का जहाजों का पोर्ट है और उसका काम काया के अंकल, जिनका नाम मैरी है,
वो संभालते थे। तो यहाँ पर लूसी को एक बड़ा सा जहाज अच्छा लगता है और वो उसोप से उसे खरीदने की बात करता है। उसोप कहता है कि मैं इसका मालिक तो नहीं हूँ, लेकिन इसकी मालकिन जो है वो मेरी दोस्त है, मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ। तो उसोप इन तीनों को काया से मिलवाने के लिए ले जाता है। यहाँ पर पहले तो क्लॉडोर मना कर देता है, लेकिन आज काया का जन्मदिन होता है तो वो शाम को उन सबको दावत पे बुला लेता है, जहाँ पर मैरी भी आने वाला था। अब दावत में लूसी बताता है कि हम सब पायरेट्स हैं और हमें तुम्हारा एक जहाज अच्छा लगा है, हम उसे खरीदना चाहते हैं। अब ये सब सुनकर क्लॉडोर गुस्सा हो जाता है। अब काया बीमारी की वजह से खांसने लगती है। अब क्लॉडोर काया को एक ब्लू कलर का सूप पिलाता है जिससे वो अच्छा महसूस करे और वो उसे वहाँ से ले जाता है। अब रात में क्लॉडोर मैरी के पास आता है और मैरी कहता है कि क्लॉडोर ये सब तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम काया की मजबूरी का फायदा उठाकर पूरा पोर्ट अपने नाम नहीं करवा सकते। और यहाँ पे क्लॉडोर अपनी उंगलियों से धार ब्लेड्स निकालता है और मैरी को मार देता है। अब दूसरी तरफ उसोप, जोरो और लूफी किचन में खाना ढूंढ रहे थे। तो उसोप बताता है कि बेसमेंट में सबसे अच्छी शराब है। अब उसोप और जोरो उसे ढूंढने जाते हैं, जहाँ उन्हें मैरी की लाश मिलती है। और यहाँ किचन में लूफी ब्लू कलर का सूप पूरा पी जाता है जिसमें पॉइजन था और इसे पीकर लूफी बेहोश हो जाता है। बेसमेंट में जोरो क्लॉडोर से कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम ही ब्लैक कैट पायरेट के कैप्टन क्यूरो हो। अब क्यूरो और जोरो के बीच में थोड़ी फाइट होती है और उसके आदमी जोरो के सर पे पीछे से बॉटल मारते हैं, उसे बेहोश कर देते हैं। अब ये सब देखकर वो सब डर के वहाँ से भाग जाता है। तो क्यूरो कहता है कि उसे जाने दो, कोई बात नहीं, वैसे भी गाँव वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। और उसके आदमी जोरो को ले जाकर एक कुएं में धकेल देते हैं। अब उसोप गाँव में जाकर चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब दूसरी तरफ काया और नामी दोस्तों की तरह बातें करते हैं और मरीन शिप में वॉइस एडमिरल गाप को भी कितना होशियार है ये जानने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन बगी अपने हिस्से को ढूंढकर पूरा हो जाता है और उसके पास आलोंग का एक आदमी आता है और उसको मार मार के बेहोश करके आलोंग के पास ले जाता है। तो अब यहाँ पे हमें दिखाई जाती है जोरो की बैक स्टोरी। 7 साल पहले जोरो सुमत्सुकी गाँव में तलवार की ट्रेनिंग ले रहा था, जहाँ पर जोरो कुछ भी करता था लेकिन वो कोइना नाम की लड़की को हरा नहीं पाता था। एक बार उन दोनों ने असली तलवार से भी लड़ाई की, लेकिन फिर भी जोरो बुरी तरह से हार जाता है। तो दोनों एक दूसरे की हिम्मत का सम्मान करते हुए एक वादा करते हैं कि हम दोनों में से कोई एक ही इस दुनिया का सबसे ताकतवर तलवारबाज बनेगा। इसके बाद एक दिन कोइना ट्रेनिंग पर नहीं आती, तो जोरो को उसके मास्टर से पता चलता है कि कोइना अब मर चुकी है। तो वो अपने प्रॉमिस के लिए कोइना की तलवार वाडो इचिमोजो को अपने साथ ले जाता है और अपना सफर शुरू करता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे कोबी और हेलमोपो उस आइलैंड पर आते हैं और यहाँ पर उसोप उन्हें सारी बातें बताता है। तो कोबी सीधे काया के घर जाता है और क्लॉडोर से सवाल पूछने लगता है। उसोप बार बार कहता है कि यही कैप्टन क्यूरो है, बट सबूत ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। अब कोबी उससे लूफी के बारे में पूछता है तो क्लॉडोर बेहोश लूफी को उसे दे देता है। अब कोबी लूफी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ किचन में नामी ने इनकी सारी बातें सुन ली थी और वो उन्हें चकमा देकर सीधा काया के रूम में जाती है। उसको वो सारी बातें बताती है और वहीं पर उसोप भी आ जाता है, लेकिन इनकी बातों पर काया यकीन ही नहीं करती। तो नामी कहती है कि तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें ये बीमारी कब से है। जब तुम्हारे पेरेंट्स मर गए और क्लॉडो यहाँ पर काम करने लगा, वो तुम्हें ब्लू सूप में रोज थोड़ा थोड़ा पॉइजन मिला के पिलाता है। तो अब रात के 12 बज गए और काया एडल्ट हो चुकी है। तो अब क्लॉडो ने एक ऐसी वसीयत बनाई है जिसके मुताबिक काया के एडल्ट होने पर उसका जितना भी बिजनेस है वो उसके नाम हो जाएगा। अब जब काया एडल्ट हो चुकी है तो क्लॉडोर अपने चमचों से कहता है कि अब हमें दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, अब अपने असली रूप में आ जाओ। उसके बाद क्लॉडो काया को मारने के लिए निकल जाता है। उसकी आवाजें सुनकर नामी, काया और उसोप डर जाते हैं, लेकिन काया को अपने पिता का एक खुफिया रास्ता पता था जहाँ से वो निकलने की कोशिश करते हैं। अब दूसरी तरफ जोरो को भी होश आ जाता है और काफी मेहनत करने के बाद वो कुएं से बाहर निकल जाता है और सीधा काया के घर की ओर जाता है। वहीं पर लूफी को भी होश आ जाता है और वो पॉइजन की वजह से उल्टी हेलमेपो पर कर देता है और अब हेलमेपो और दूसरे मरीन वाले लोग लूफी को सरेंडर करने को कहते हैं। लूफी उन सब की धुलाई करता है और कोबी से कहता है कि मेरे दोस्त खतरे में हैं, मेरे रास्ते में मत आना। और वहीं अब उन्हें जोरो भी मिल जाता है और वो सीधे काया के घर जाते हैं। अब यहाँ पे ये लोग क्लॉडोर के चमचों से लड़ते हैं। अब क्लॉडो उन तीनों को ढूंढ लेता है और उन्हें मारने ही वाला होता है कि लूफी वहाँ पर आ जाता है। पहले तो क्लॉडोर की चालाकी के सामने लूफी कुछ नहीं कर पाता, लेकिन आखिरकार वो अपने गम बेल्ट से उसे बाहर फेंक देता है और दूसरी तरफ जोरो भी उन चमचों को बुरी तरह से हराकर उन्हें बांध देता है।
है। उसके बाद दूसरे दिन काया लूफी को एक बड़ा जहाज फ्री में देती है जो लूफी को पसंद आया था और लूफी भी काया के अंकल मैरी के सम्मान में उस जहाज का नाम गोइंग मैरी रखता है और सबको अपने साथ आने को कहता है। लेकिन उसब कहता है कि मैं यहाँ पर पोर्ट और काया को छोड़ के नहीं आ सकता। अब काया उसे समझाती है कि तुम्हें हमेशा से ही समुद्र का बहादुर वॉरियर बनना था, तुम उनके साथ जाओ और अपना सफर शुरू करो। उसके बाद अब वो चारों गोइंग मैरी को लेके अपने सफर पर निकल जाते हैं, लेकिन मरीन का वॉइस एडमिरल गाप उन पर नजर रखे हुए था। अब जैसे ही लूफी का जहाज वहाँ से बाहर निकलता है, गाप तोपों से उन पर हमला कर देता है। अब गाप को देखकर लूफी थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि वॉइस एडमिरल गाप लूफी के दादाजी थे। अब जब तोपों से भी वो लोग सरेंडर नहीं करते हैं तो गाप एक गोला उठाकर लूफी के जहाज पर दे मारता है, लेकिन लूफी एक बहुत बड़ा गोला बन जाता है और उस गोले को वापस से उनके जहाज पर दे मारता है। अब ये सब देखकर गाप हंसने लगता है और कहता है कि बहुत अच्छे बच्चे। और अब लूफी अपना जहाज लेकर एक धुएं में चला जाता है और काफी देर तक उस कोहरे में भटकने के बाद वो बराटी पहुंचता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आप इस वीडियो की आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।